में सिरोही में देखनी है या सिरोही में स्थित है। उड़िया इसमें राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान की ऊंची चोटी गुरु शिखर भी सिरोही में है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया यह भी सिरोही में स्थित है। इसके बाद में सिरोही के अपन ईस्ट की ओर चलते हैं, साउथ ईस्ट की ओर यानी दक्षिण पूर्व की ओर। तो डिस्ट्रिक्ट आता है उदयपुर। उदयपुर की ओर कुछ प्रमुख पठार, जैसे उदयपुर राजसमंद के बीच में आता है बोराट या बोराट। दूसरा उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में आता है, उसका नाम है भौमट या बोमट। एक उदयपुर में झील आती है जयसमंद झील। जयसमंद झील के पूर्व में एक उबड़ खाबड़ पठार आता है जिसका नाम है लसाड़िया पठार। लसाड़िया पठार। तो ये तीन प्रमुख पठार जो उदयपुर से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो बोराट है इसमें जो लोकेशन आ रही है रा, इससे याद रखना कि राजसमंद में भी है। बाकी जिसमें मैं आ रहा है वो उदयपुर और मुख्यतः डूंगरपुर की ओर। यानी इन दोनों पठारों में, बोराट में और भौमट में, एक डिस्ट्रिक्ट कॉमन है उदयपुर। बाकी दूसरा जिला जिसमें रा है उसमें राजसमंद लिया जाएगा, यानी उदयपुर राजसमंद के बीच का पठार। और जिसमें रा नहीं होके मैं है उसमें उदयपुर के साथ डूंगरपुर को लेना है। और जयसमंद झील जहां जाएगी और उसके पूर्व का पठार अगर पूछा जाता है तो वो लसाड़िया उदयपुर में स्थित है। फिर इसके ऊपर की ओर हम चलें तो अलवर की ओर दो प्रमुख पठारी क्षेत्र आते हैं, जिसमें एक आता है क्रांस का पठार और एक पठार आता है कांकणवाड़ी का पठार। क्रांस और कांकणवाड़ी पठार ये दोनों अलवर की ओर। तो क्रांस और कांकणवाड़ी पठार अलवर। और अरावली के थोड़ा सा ईस्ट में अगर हम देखें, थोड़ा सा पूर्व की ओर अगर देखें तो राजस्थान का वो हिस्सा होता है जो राजस्थान में हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है। और हाड़ौती वाले डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट आता है चित्तौड़गढ़। तो ये चित्तौड़गढ़ वाला जो पार्ट है इसमें राजस्थान के दो प्रमुख पठारी क्षेत्र हैं, जिसमें एक आता है मेसा का पठार, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग या किला यानी चित्तौड़गढ़ स्थित है। और एक दूसरा आता है मानदेसरा पठार, मानदेसरा प्लेट्यू या मानदेसरा पठार। तो मेसा और मानदेसरा पठार ये कहां स्थित हैं? तो दोनों के दोनों ये चित्तौड़ में स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि जब अरावली और राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में पूछा जाता है तो ये जो स्टार्टिंग वाली जो लाइन आती है ए आ ई उ, तो ये स्टार्टिंग वाली लाइन वाले पठार मिलेंगे आपको सिरोही की ओर, जैसे ऐसे आबू और ऊ से उड़िया पठार। जब आपके शब्द पठारों में भो से स्टार्ट होते हों तो इसका मीनिंग है उनकी लोकेशन रहेगी उदयपुर। बस इसके आगे क्या शब्द है वो ध्यान रखना है। भो के आगे अगर रा है तो आपको राजसमंद लेना है, फिर भो के आगे अगर मैं है तो फिर आपको डूंगरपुर लेना है। तो जैसे भो के आगे शब्द आ गया राठ, बोराट, तो बोराट है उदयपुर राजसमंद। और भौमट आ गया तो भौमट में उदयपुर और डूंगरपुर। जो आपके मैं वाले जो शब्द है, मैं वाले जो पठार है मुख्यतः राजस्थान में चित्तौड़ की ओर, जैसे मैं वाला चित्तौड़, मेसा और मानदेसरा। और कै वाले शब्द हैं ये रहेंगे आपके अलवर की ओर, जैसे कैसे क्रांस का पठार, कैसे कांकणवाड़ी का पठार। तो मेसा मानदेसरा मैं वाले चित्तौड़ में, कै वाले अलवर में, क्रांस का कांकणवाड़ी, ए आ ई उ वाले आपके सिरोही की ओर, जैसे आबू एंड उड़िया पठार। अब इनमें से कुछ प्रमुख पठार हैं, उनकी विशेषताओं को हम देखेंगे। तो एक तो आप ये ध्यान रखना कि चित्तौड़ वाले जो दो पठार हैं ये अरावली का पार्ट नहीं होकर मुख्यतः हाड़ौती की ओर आते हैं, तो इन दो में याद रखिएगा। बाकी अरावली के जो प्रमुख पठार हैं उसमें फर्स्ट देखेंगे अपन उड़िया पठार। तो इन पठारों में फर्स्ट हेडिंग है आपका उड़िया। उड़िया पठार, उड़िया पठार की जो लोकेशन या स्थिति है दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित, सिरोही में स्थित
ये अपनी हाइट या ऊंचाई को लेके प्रसिद्ध है, तो हाइट इसका याद रखिएगा 1360 मीटर, 1360 मीटर, 1360 मीटर। विशेषता क्या है हाइट को लेकर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद में इसी क्षेत्र में दूसरा पठार जिसको हम लिखते हैं आबू पर्वत। तो एग्जामिनर कई बार तो ये शब्द लिखता है आबू पर्वत क्या है। अगर क्वेश्चन क्या है से पूछा गया है तो बताना है कि यह एक पठार है, यह एक पठार है, यानी इसको माउंटेन नहीं बताना है, पर्वत नहीं बताना है। यह ऑप्शन में हो सकता है कि ये एक पठार और पर्वत दोनों है, तो ये केवल एक पठार है। फिर इसकी लोकेशन, तो आबू की लोकेशन है, ये तो कहाँ स्थित है आपको ध्यान है, सिरोही में। और सिरोही कौन सी रावली का पार्ट है? दक्षिणी रावली। तो इसमें भी आपको यही लिखना है कि दक्षिणी रावली में, दक्षिणी रावली में सिरोही में स्थित। दक्षिणी रावली में सिरोही में स्थित। इसके बाद में आबू के बारे में एक स्टेटमेंट ये लिखा जाता है कि आबू का पठार है, उसमें मैग्मा का जमाव कुछ इस आकृति में हुआ है, और इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं गुंबदाकार आकृति, यानी ये डोम शेप आकृति होती है। तो ये डोम या गुंबदाकार आकृति उसमें देखने को मिलता है, और इस प्रकार की आकृतियों को बेथोलित भी कहा जाता है। तो राजस्थान में गुंबदाकार आकृति या बेथोलित संरचना में कौन सा पठार है? आबू का पठार। एक इसका हाइट या ऊंचाई भी आप याद रखिएगा। हाइट है ये उड़िया से 160 मीटर नीचे, यानी 1200 मीटर के हाइट पर। ये बेथोलित, यह है बेथोलित। बेथोलित का मीनिंग है गुंबदाकार। गुंबदाकार स्थलाकृति या संरचना का उदाहरण है। तो एग्जाम में बाई चांस पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा पठार गुंबदाकार आकृति में या बेथोलित संरचना का उदाहरण है, यह स्थलाकृति के रूप में है, तो आंसर रहेगा आबू पठार या आबू पर्वत। नेक्स्ट उदयपुर की ओर जो पठार है उसमें बोराट, तय या ठय किसी शब्द से भी आ सकता है, तो बोराट पठार। एक तो इसका लोकेशन या स्थिति याद रखिएगा दक्षिणी रावली में, क्योंकि ये भी राजसमंद और उदयपुर सिरोही की ओर है। तो राजसमंद की एक पहाड़ी आती है जिनको हम कहते हैं कुंभलगढ़ पहाड़ी। तो कुंभलगढ़ पहाड़ियों से उदयपुर के गोगुंदा के बीच में स्थित है। और मेवाड़ अरावली की जो ऊंची चोटी है वो इसी पठार पे, यानी जरगा इसी पठार के ऊपर स्थित है। तो स्थिति दक्षिणी रावली में, दक्षिणी रावली में। राजसमंद, राजसमंद में स्थान कौन सा है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से उदयपुर गोगुंदा के मध्य स्थित। उदयपुर गोगुंदा के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र। इसका जो हाइट है या ऊंचाई है उसको भी आप याद रख सकते हैं। ये आबू से 25 मीटर ऊपर है, 1225 मीटर हाइट पर। और विशेष है मेवाड़ अरावली की जो ऊंची चोटी है जरगा, वो इसी पठार के ऊपर स्थित है। जरगा इसी पठार पर स्थित है। जरगा इसी पठार पर, जरगा कौन सी? जो मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में बोराट, यानी जिसमें उदयपुर के साथ किसको लिया हमने? राजसमंद को। नेक्स्ट रहेगा भौमट।
भौमठ इसमें मैं शब्द आ गया। ये मुख्यतः उदयपुर का जो दक्षिणी भाग है और मेनली डूंगरपुर, यानी ज्यादा हिस्सा इसमें डूंगरपुर का है। तो दक्षिणी उदयपुर एवं मुख्यतः डूंगरपुर, एवं मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी पठारी क्षेत्र, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। ये एरिया सामान्यतः भील ट्राइब्स के लिए, भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। यह भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, इतिहास जब पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एक आएगा भौमठ का आंदोलन या एक ही आंदोलन। उस आंदोलन का संबंध मुख्यतः इसी क्षेत्र से है, डूंगरपुर की ओर से। तो इसका मीनिंग भौमठ में मुख्य डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, उदयपुर ऑप्शन नहीं हो देन आपको लेना है एग्जाम में डूंगरपुर, और डूंगरपुर ऑप्शन नहीं हो तो फिर आपको उदयपुर लेना है। इसके बाद में हम देखते हैं उदयपुर में स्थित एक प्रमुख पठार लसाड़िया पठार। इसका जो लोकेशन या स्थिति है, यह मुख्यतः दक्षिणी अरावली में उदयपुर में जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तो लोकेशन में उदयपुर में जैसमंद झील के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठार। उबड़ खाबड़ पठार। तो इस झील को लेके एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया जाता है जैसमंद झील को लेकर। तो जैसमंद झील से रिलेवेंट या उसके पास में जो उबड़ खाबड़ यानी एक बेडलैंड प्लेट्यू है, वो पठार सामान्यतः ऊपर से समतल होते हैं। तो ये बारिश के अधिक होने के कारण या स्थानीय जो नदी नाले निकलते हैं उस कारण ये अपर्दित पठार है, यानी कटा फटा पठार है। तो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ या कटे फटे पठार को लसाड़िया पठार कहा जाता है। एग्जाम में इसका लोकेशन पूछा जाता है, तो लोकेशन होता है इसका उदयपुर, अरावली के अकॉर्डिंग है, दक्षिणी अरावली के अंदर। उसके बाद में नंबर 6 पे क्रांस एवं कांकणवाड़ी का पठार। क्रांस का पठार एवं कांकणवाड़ी का पठार। एवं कांकणवाड़ी का पठार ये कहां स्थित है? ये अलवर में स्थित है, सरिस्का की ओर। सरिस्का जो राजस्थान के 27 अभ्यारण्यों में से एक अभ्यारण्य है। और आगे लास्ट में नोट में अलग से लिख सकते हो चित्तौड़, चित्तौड़ क्योंकि ये हाड़ौती का पार्ट है, तो इसको ये अरावली के पठारों में शामिल नहीं होंगे चित्तौड़ वाले। तो मेसा और मानदेसरा पठार। मेसा पठार जो किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़ दुर्ग के लिए। और दूसरा है मानदेसरा पठार। मानदेसरा पठार। इन दोनों पठारों की जो स्थिति मै वालों की है ये चित्तौड़ के अंदर। तो जो कै वाले थे क्रांस कांकण अलवर में, मै वाले मेसा या मानदेसरा ये रहेंगे आपके चित्तौड़ में। तो ये अरावली के पठार और अरावली के साथ दो जो हाड़ौती की ओर भी प्रमुख पठार हैं उनको हमने कंप्लीट किया। अब आएगा अरावली के अंदर अरावली का जो इंपोर्टेंस या महत्व है उसके बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट अरावली का महत्व है। तो राजस्थान में अरावली का जो इंपोर्टेंस या महत्व है वो क्या है? तो हम देखते हैं कि जो अरावली माउंटेन है ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व की ओर एक बैरियर या अवरोध के रूप में है। तो इस पश्चिमी मरुस्थल को ये राजस्थान के पूर्वी भाग की ओर नहीं बढ़ने देती।
अगर यहाँ अरावली नहीं होती है, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है ये भी अपने आप में एक मरुस्थल के रूप में होता है। तो सबसे बड़ा महत्व तो है ये मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली मरुस्थलीकरण को, मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल का जो मार्च होता है उसको रोकती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली की जो चट्टानें हैं ये चट्टानें हैं धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं इसमें धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। वैसे धारवाड़ इंडिया में कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां धात्विक खनिज अधिक भंडारित है। तो जिन चट्टानों में धातु अधिक मिलते हैं उन चट्टानों को जनरली हम धारवाड़ कह देते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली की चट्टानों को धारवाड़ चट्टानें कहा गया है। तो अरावली में धारवाड़ चट्टानें अधिक पाई जाती हैं, इस कारण यहाँ धातुओं का अधिक भंडारण है। या राजस्थान में अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं क्योंकि इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो ये आप इंडिकेट कर सकते हैं दूसरे महत्व के रूप में, अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। ये जो ध शब्द है इससे लिंक करके याद रखना, ध से धातु और ध से धारवाड़। तो अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। अधिक पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, तो बिल्कुल सही बात है, अधिक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी है। क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों से हुआ है। क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट इंपोर्टेंस अरावली का माना जाता है कि राजस्थान के अंदर अरावली वाला क्षेत्र है, वहां जनसंख्या कम है, एग्रीकल्चर या कृषि उत्पादन कम होता है, इस कारण यहाँ वन अधिक है। और वन अधिक होने के कारण यहाँ सामान्यतः जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति अधिक है। तो इंपोर्टेंस या महत्व में अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति सर्वाधिक है। तो जहां वन अधिक होंगे वन्य जीव भी अधिक होंगे। तो वनों और जीवों की विविधता को लेकर इसमें कहा जाता है कि जैव विविधता सर्वाधिक है। जैव विविधता के साथ साथ राजस्थान में अरावली के अंदर सर्वाधिक ट्राइब्स या जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये जनजातियों की शरण स्थली भी है। जैसे उदयपुर की ओर अगर हम देखें तो मुख्यतः भील जनजाति है, और एक कथोड़ी जनजाति, डूंगरपुर की ओर डामोर है, सिरोही की ओर सामान्यतः अपने ग्रासिया जनजाति है, जयपुर के आसपास या दौसा के आसपास देखें तो मीणा जनजाति है। तो अरावली वाले क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो जनजातियों की शरण स्थली अरावली जनजातियों की शरण स्थली है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान की सभी नदियां अरावली से नहीं निकलती, क्योंकि राजस्थान की जो प्रमुख नदी है चंबल, माही, वो भी विंध्यन से आती हैं। इसका मीनिंग मोस्ट ऑफ जो रिवर्स है राजस्थान के अंदर वो अरावली से निकलती हैं, अधिकांशतः नदियां, लेकिन सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। ये एग्जाम में महत्व के अंदर कई बार लिख दिया जाता है कि राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अरावली वाला जो पार्ट है उसमें राजस्थान के अंदर स्थित जो एकमात्र हिल स्टेशन है यानी माउंट आबू, और हिल स्टेशन हमेशा हिल्स पे होंगे, पहाड़ियों पे होंगे। तो ये तय है कि राजस्थान में जो हिल स्टेशन है वो केवल अरावली में है यानी माउंट आबू। तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन अरावली में स्थित है। अरावली में स्थित है। हिल स्टेशन का नाम आपको ध्यान है, क्या नाम है? माउंट आबू। या जहां आप ये लिखते हैं कि एकमात्र हिल स्टेशन, तो एकमात्र के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं माउंट आबू अरावली में स्थित है। इसके बाद राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम या जो नदी तंत्र है उसको अरावली दो भागों में बांटती है, क्योंकि एक हिस्सा तो राजस्थान के अपुआ तंत्र का अरावली के ईस्ट में है। अरावली के पूर्व की जो नदियां हैं ये मानी जाती हैं बंगाल की खाड़ी की नदियों में। अरावली के दक्षिण या पश्चिम की जो नदियां हैं वो मानी जाती हैं अरब सागरीय नदी तंत्र में। तो इसका मीनिंग ये राजस्थान में जल विभाजक रेखा का काम करती है। तो अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की ओर अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। जो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की नदियों को अलग करती है। इसके बाद में अरावली का जो इंपोर्टेंस है उसके अंदर अरावली के बारे में कहा जाता है कि जो अरावली वहां पे प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, क्योंकि अधिकांशतः जो नदियां हैं उन नदी घाटियों के पास में सभ्यता विकसित हुई है। तो अधिकांशतः नदियां अरावली से निकलती हैं। इसका मीनिंग प्राचीन सभ्यता है उनकी जन्म स्थली के रूप में अरावली प्रसिद्ध है। जैसे आहड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, बेराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ये सभी अरावली की तलहटी के अंदर या अरावली के आसपास वाले क्षेत्रों में विकसित है। और नवीन नगरीय सभ्यताएं जैसे जयपुर नगर, अजमेर नगर, उदयपुर नगर, ये भी अरावली के अंदर विकसित हुए हैं। तो अरावली में प्राचीन सभ्यताओं और नवीन नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ है। अरावली प्राचीन सभ्यताओं के कुछ एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। आहड़, गिलुंड, बेराट, गणेश्वर, एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं। नवीन नगरीय सभ्यताओं का मीनिंग क्या है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर के जन्म स्थली कहा जाता है। यानी अरावली जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है और मॉडर्न जो अर्बन सिविलाइजेशन है, प्राचीन सभ्यताएं और नवीन नगरीय सभ्यताएं हैं, उसके मदरलैंड के रूप में है, उसकी मातृभूमि या जन्म भूमि के रूप में है। इसके अलावा अरावली के लिए उसके इंपोर्टेंस या महत्व वाले जो पॉइंट है उनको लेके राजस्थान में अरावली को राजस्थान में योजना प्रदेश भी बोला गया, प्लानिंग रीजन भी बोला गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो प्लानिंग या जो बजट बनाया जाता है वो बजट या तो हमारे खनिजों से संबंधित, जनजातियों से संबंधित,
वन्य जीवों से संबंधित, प्राचीन या नगरीय सभ्यताओं से संबंधित, नगरों के विकास से संबंधित, या राजस्थान में सामान्यतः जो अपने वाइल्ड लाइफ वगैरह है उसके प्रोटेक्शन या नदियों से संबंधित, तो उन सभी सब्जेक्ट से रिलेवेंट बजट ज्यादा होता है जो कि अरावली से संबंधित सब्जेक्ट है। इसीलिए राजस्थान में अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश यानी बजट रीजन या प्लानिंग रीजन बोला गया है। तो आप लास्ट में नोट में लिख सकते हैं अरावली को राजस्थान का प्लानिंग रीजन यानी योजना प्रदेश कहा जाता है। अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश यानी प्लानिंग रीजन के रूप में माना जाता है। क्यों कहा जाता है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। यह राजस्थान के मानसून या राजस्थान की यूं कह सकते हैं जलवायु को भी प्रभावित करती है। हालांकि मानसून के ऊपर तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है, कुछ हिस्सों में पॉजिटिव भी मान सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में दक्षिणी भाग या सिरोही उदयपुर का जो पार्ट है वहां अच्छी बारिश इसीलिए होती है क्योंकि वहां अरावली की ऊंची पहाड़ियां हैं जो मानसून को रोकती है और अच्छी बारिश करवाती है। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान में अरावली और उसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख जो पहाड़ियां हैं उनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए राजस्थान के अंदर। तो अरावली और राजस्थान के अन्य प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? कुछ पहाड़ियों को याद करने की ट्रिक या तरीके हैं, उनको आप याद रखिएगा। वो लगभग आपके 90-95% तक वो ट्रिक आपके काम आएंगी। तो अपना अरावली के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा अरावली एवं राजस्थान के अन्य प्रमुख पहाड़ियां। एवं राजस्थान के अन्य प्रमुख पहाड़ियां यानी अरावली के साथ अन्य पहाड़ियों को भी कवर करना है। अन्य प्रमुख पहाड़ियां जिसके अंदर एक शब्द आता है भाकर। भाकर शब्द ये यूज किया जाता है राजस्थान में मुख्यतः सिरोही डिस्ट्रिक्ट में अरावली की पहाड़ियों के लिए। जब इस शब्द से पहले अगर गांव का नाम या पहाड़ी का नाम ऐड कर दिया जाए, पहाड़ी का नाम कोई भी नाम हो, जैसे रोजा है, इसराना है, झारोला है, पहाड़ी का नाम प्लस भाकर यूज किया जाए, देन लोकेशन रहेगा आपका जालोर। पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी यूज किया जाए तो मगरा मगरी शब्द यूज किया जाता है मेवाड़ की ओर, मुख्यतः उदयपुर की ओर। एक दो एग्जाम्पल मेवाड़ के टच वाले जिलों में भी मिलेंगे, जैसे राजसमंद तो मेवाड़ का ही पार्ट है, तो वहां मिलेगा एक रेल का मगरा और एक बेल का मगरा मिलेगा आपको सिरोही के अंदर। तो ये एक दो अपवाद है, उनको आपको याद भी रखना है। जो पहाड़ी लिखवाएंगे उस समय लिखवाएंगे आपको। और एक सामान्यतः जहां पहाड़ी का नाम होता है और उसके आगे डूंगरी या डूंगरी जैसा शब्द यूज होता है, तो जनरली या सामान्यतः है आंसर होता है आपका जयपुर या उसके आसपास वाले जिले। तो ये लगभग आपका 80-90% तक ये ठीक होता है। कुछ पहाड़ियां इनके अपवाद भी होते हैं। तो अब इसके अंदर एक तो हम देखेंगे भाकर वाला जो पोर्शन है, पहाड़ी का नाम और भाकर वाले एग्जाम्पल। तो अभी अपन जो पहाड़ियां याद करेंगे तो उसके बीच बीच में ये आपके आते रहेंगे। तो इसका मीनिंग ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आपको अलग से लिखना है इस तरीके से। अब उसके बाद में स्टार्ट करेंगे राजस्थान की जो कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं वो, और उसके साथ जो अरावली की पहाड़ियां उनको भी कवर करना है अपने को। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपन राजस्थान के पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 3 प्रमुख पहाड़ियां आती हैं। उन 3 प्रमुख पहाड़ियों में से एक पहाड़ी तो है राजस्थान के पश्चिम में, एक राजस्थान के पूर्व में करौली के अंदर। पश्चिम वाली जैसलमेर वाली और करौली वाली, इन दोनों का नाम सेम है। करौली वाली का नाम भी त्रिकुट और जैसलमेर वाली का नाम भी रहेगा त्रिकुट, लेकिन जैसलमेर वाली त्रिकुट पहाड़ी के नाम से है। तो जैसलमेर में है त्रिकुट पहाड़ी, तो इसका मीनिंग है करौली में पहाड़ी नहीं लगेगा, उसमें लगेगा पर्वत।
तो इन दोनों में से एक शब्द को आप रट लीजिए कि त्रिकुट। त्रिकुट दो जगह है, एक जैसलमेर और एक करौली। त्रिकुट पहाड़ी रहेगी जैसलमेर में, त्रिकुट पहाड़ी रहेगी जैसलमेर में। तो इसका मीनिंग त्रिकुट पहाड़ी नहीं पूछ के अगर पर्वत पूछा है तो आंसर जैसलमेर नहीं होके फिर करौली रहेगा। तो ये त्रिकुट पर्वत के रूप में है, ये करौली के अंदर। और इन दोनों का अलग अलग इंपोर्टेंस है, ये सोनार फोर्ट यानी सोनार के किले के लिए, और करौली वाली वो केला देवी मंदिर के लिए। और इन दोनों के बीच में बैठी है चिड़िया। इन दोनों के बीच में कौन बैठी है? चिड़िया। तो एक पहाड़ी आती है चिड़िया टूंक, चिड़िया टूंक जो कि जोधपुर में स्थित है। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है यानी जोधपुर का जो किला या दुर्ग है वो इसी चिड़िया टूंक पे स्थित है। तो राजस्थान के जो तीनों प्रमुख पहाड़ियां हैं इनको याद रखिएगा। एक तो आप जिसमें नंबर फर्स्ट त्रिकुट पहाड़ी, इसका संबंध किससे है? सोनार फोर्ट से। तो एक साइड में तो आप लिख लेना इस तरीके से पहाड़ी या पर्वत, और सामने वाला जो कॉलम है वो रखना है स्थिति या लोकेशन के लिए, जो छोटा रखना है आपको। तो त्रिकुट पहाड़ी है तो इसका मीनिंग लोकेशन है जैसलमेर। पहाड़ी नहीं होके त्रिकुट अगर पर्वत होता त्रिकुट पर्वत होता तो इसका मीनिंग है केला देवी मंदिर, केला देवी मंदिर। और ये लोकेशन होता है फिर आपका करौली। इसके बाद में इन दोनों त्रिकुट के बीच में आपको मैंने बताया था चिड़िया टूंक, चिड़िया टूंक मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ फोर्ट या जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये स्थित है जोधपुर। तीनों को कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट अपने को याद रखना है, यानी अभी जो हमने कवर किया है वो राजस्थान के अंदर एक लाइन कंप्लीट करके और उसके 3 पोर्शन यानी 3 जो पहाड़ियां हो सकती थी उसमें तीनों कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में जैसलमेर से जैसे ही नीचे की ओर आते हैं बॉर्डर पे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट आता है बाड़मेर। बाड़मेर के पास में पहाड़ियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में पाई जाती है 56 पहाड़ियां। तो इनको नाम देते हैं अपन 56 पहाड़ी, जो आकार में किस प्रकार की हैं? गोलाकार। इन गोलाकार पहाड़ियों में एक प्रमुख पहाड़ी आती है नाकोड़ा, जिसको हम नाम देते हैं नाकोड़ा पर्वत के नाम से। और एक पहाड़ियां आती है यहाँ पिपलुद की पहाड़ियां, पिपलुद पहाड़ी। नाकोड़ा वाली जो लोकेशन है ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको मेवानगर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का मेवानगर किस लोकेशन को बोला जाता है? नाकोड़ा को। और जो पिपलुद है उसकी लोकेशन देखने पे आपको यूं लगेगा जैसे कि आप माउंट आबू सिरोही वाले पार्ट में आ गए हैं। तो इसको राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है, स्मॉल माउंट आबू या लिटिल माउंट आबू ऑफ राजस्थान स्टेट पिपलुद। तो छोटा माउंट आबू तो मेन सिरोही में है, लेकिन छोटा माउंट आबू बाड़मेर पिपलुद को बोला जाता है। तो इनको आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के रूप में। पहाड़ी का नाम रहेगा 56 की पहाड़ी। आगे हम एक मैदान भी पढ़ेंगे माही नदी का, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर, वो 56 का मैदान होगा, जबकि 56 पहाड़ियां हैं। 56 की पहाड़ी, बाड़मेर, ये किस आकृति में होती है? गोलाकार पहाड़ी, ये राउंड या सर्कल शेप में होती हैं। तो गोलाकार पहाड़ी। अब इन पहाड़ियों की जो स्थिति है देखने में कैसी लगती है, उस तरीके से डायग्राम बना के, यानी गोलाकार पहाड़ी का ये बाड़मेर में क्षेत्र आता है सिवाना, सिवाना के आसपास वाले एरिया में फैली हुई है। अभी इन्हीं पहाड़ियों में से एक लोकेशन आती है नाकोड़ा, जगह का नाम भी है नाकोड़ा, नाकोड़ा पर्वत। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है वैसे नाकोड़ा। राजस्थान का मेवानगर, इन्हीं पहाड़ियों में से एक को इंडिकेट करना है आपको। और नाकोड़ा वाली पहाड़ियों के अलावा यहाँ एक पिपलुद, तो ये जो पिपलुद है ये प्रसिद्ध है राजस्थान का लघु माउंट आबू।
राजस्थान का लघु माउंट आबू पिपलुद और राजस्थान का माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है। इसके बाद में हम चलते हैं इस साइड में, जो ये बाड़मेर वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया 56 की पहाड़ियों वाला। उसके बाद में आगे डिस्ट्रिक्ट आएगा जालोर। तो जालोर के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जो कि आपको गांव के नाम और उसके आगे भाकर से याद हो जाएंगे, जैसे रोजा भाकर, तो पहाड़ी के नाम के आगे भाकर लगा है तो जालोर। इसराना भाकर, झारोला भाकर, तो ये जालोर की कुछ पहाड़ियां हैं। तो आगे कंटिन्यूस 5, 6 और 7। तो अकेला भाकर होता है तो आंसर होता है सिरोही। पहाड़ी के नाम के साथ भाकर है तो जालोर। जालोर, इसराना भाकर, इसराना भाकर, इसमें भी एज इट इज रहेगा जालोर। एक रहेगा झारोला भाकर, इसमें भी लोकेशन एज इट इज रहेगा जालोर। इसके अलावा जसवंतपुरा की पहाड़ी, ये जालोर की ओर स्थित जो प्रमुख ऊंची पहाड़ियां वो हैं, इनकी जो ऊंची चोटी है यानी सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है डोरा। तो डोरा पर्वत, ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि डोरा पर्वत राजस्थान में कहां स्थित है, तो ये जसवंतपुरा जो पहाड़ियां उनकी ऊंची चोटी का नाम डोरा है। ये जालोर में, तो जालोर में एक तो याद करने वाला नाम यह है जसवंतपुरा, और एक ही साइड में जो सुंदा माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है सुंडा पर्वत या सुंदा पहाड़ियां। तो सुंडा पर्वत ये स्थित है जालोर, यानी ये सभी पहाड़ियां जो हैं अभी तक 5 नंबर से लेके पॉइंट नंबर 9 तक ये जालोर में है। अब जो सुंडा पर्वत है ये क्यों प्रसिद्ध है, तो सुंदा माता मंदिर के लिए, और राजस्थान के फर्स्ट रोपवे के लिए। राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में इन्हीं पहाड़ियों पर स्थापित किया गया, और यह भालू संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह वाला एरिया भालू संरक्षित क्षेत्र में शामिल है। उसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो रोपवे है, ये रोपवे क्या होता है, सामान्यतः जो ऊंची पहाड़ियां होती हैं, इन ऊंची पहाड़ियों के ऊपर रस्सी के माध्यम से एक ट्रॉली लगा दी जाती है। इस तरीके से ये पहाड़ियों वाले क्षेत्रों के बीच में या नीचे स्थानों से पहाड़ियों वाली जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कनेक्ट करती है। तो इस रस्सी को तो हम कहते हैं रोप यानी रस्सी, और इसके माध्यम से तय होने वाला रास्ता यानी वे, तो ये है रोपवे, जो कि राजस्थान में सबसे पहले बना था 2006 के अंदर सिरोही सुंडा पर्वत की ओर। दूसरा रोपवे हमारा उदयपुर की ओर है, तीसरा अजमेर, और चौथा है जयपुर के अंदर। तो अभी वर्तमान तक राजस्थान में 4 रोपवे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जालोर के बाद एक तो अपने को यह बताना है कि जो जालोर और बाड़मेर था, जस्ट इससे पहले जो पहाड़ियां की थी अपन ने बाड़मेर की, इनके बीच की जो चट्टानें होती हैं या इस क्षेत्र में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों में जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें एक तो होता है मुख्यतः ग्रेनाइट, ग्रेनाइट स्टोन, जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है जालोर, और जालोर को राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। एक होता है रायोलाइट, रायोलाइट तो ग्रेनाइट, और दूसरी रायोलाइट चट्टानें ये बाड़मेर जालोर की पहाड़ियों में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये जनरली कई बार पूछ लिया जाता है कि बाड़मेर सिवाना के आसपास की पहाड़ी या जालोर की पहाड़ियों में किस प्रकार की चट्टानें अधिक है, तो जालोर बाड़मेर के मध्य पाई जाने वाली जो प्रमुख चट्टानें वो ग्रेनाइट और रायोलाइट होती है। तो ये नोट या विशेष में लिख देना जालोर की पहाड़ियों के बाद में, जालोर एवं बाड़मेर के पहाड़ियों में ग्रेनाइट
एवं रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है। एवं रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा सिरोही की ओर जो अरावली की पहाड़ियां उनको नाम दिया जाता है भाकर। भाकर सामान्यतः सिरोही की ओर जो छोटी पहाड़ियां होती हैं, अरावली की जो छोटी पहाड़ियां होती हैं जिनका ढाल कैसा होता है, तीवर ढाल। तो सिरोही के अंदर जो छोटी तीवर ढाल और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं जो सिरोही के सामान्यतः पूर्वी भाग की ओर है, उदयपुर के पश्चिमी भाग की ओर, उन पहाड़ियों को सामान्यतः हम भाकर के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो भाकर का जो मीनिंग या अर्थ है वो सामान्यतः लिया जाता है सिरोही में स्थित अरावली की छोटी तीवर ढाल एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। तो इनका भाकर का अपना एक मीनिंग है। सिरोही की ओर जो छोटी तीवर ढाल, जैसे जयपुर के आसपास छोटी जो पहाड़ियां होती हैं उनको डूंगर डूंगरी कहते हैं, सिरोही की ओर प्रचलन है भाकर। जालोर में गांव के नाम के साथ भाकर लगाते हैं, जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर। इसके बाद में हम चलते हैं अरावली वाले पार्ट में, यानी अब अपने इस पार्ट में आ गए। तो सिरोही की जो पहाड़ी भी की है अपन ने, उसके बाद में अरावली के अंदर उदयपुर, राजसमंद, फिर ये दक्षिणी अरावली कंप्लीट हो जाएगी अपनी। उसके बाद में हम करेंगे अजमेर की जो प्रमुख पहाड़ियां उस वाले पार्ट को, और उसके बाद में रहेंगी अरावली के उत्तरी वाले भाग की पहाड़ियां जिसमें जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर वाला पार्ट रहेगा। अब देखेंगे सिरोही के बाद में अपन मुख्यतः उदयपुर की पहाड़ियों के बारे में। तो उदयपुर की पहाड़ियां स्टार्ट करने से पहले जो कुछ अपवाद है मगरा मगरी को लेके वो देख लेते हैं पहले। जैसे बेल का मगरा, तो बेल का मगरा है सिरोही के अंदर, तो बेल को सिरोही में रखना है और रेल को राजसमंद में रखना है। रेल का मगरा राजसमंद, ये लोकेशन भी है क्योंकि वहां पहाड़ियां हैं, तो उन पहाड़ियों का नाम है रेल का मगरा और जगह का नाम भी एज इट इज यही है, रेल का मगरा। बाकी जो मगरा मगरी है वो आपके उदयपुर की ओर, जैसे हिरण मगरी उदयपुर, माछला मगरा ये भी उदयपुर में है। राजस्थान का जो सेकेंड रोपवे है वो इसी पहाड़ी पे बना था 2008 में। इसके किनारे पिछोला झील स्थित है। सॉरी, तो पिछोला झील स्थित है किस पहाड़ी के पास में, माछला मगरा। इसके बाद में नेक्स्ट है जयपुर में एक आती है मोती डूंगरी, जहां गणेश मंदिर है। मोती डूंगरी की बात नहीं करके मोती मगरी की अगर बात करें तो आंसर रहेगा उदयपुर। मोती मगरी उदयपुर। इसके अलावा कुछ प्रमुख पहाड़ियां जैसे कि जरगा, और जरगा में से जय को हटा के लिखेंगे तो रग्गा, तो रग्गा नहीं होके पहाड़ी का नाम होगा रागा। तो जरगा पहाड़ी इसका लोकेशन भी उदयपुर, रागा पहाड़ी इसका लोकेशन भी एज इट इज रहेगा उदयपुर। और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में यानी सीरियल आगे आप कंटिन्यू लिखते रहिएगा, मोती मगरी उदयपुर, जरगा पहाड़ी उदयपुर, जरगा से जय हटा के रग्गा यानी रागा लिखेंगे तो भी उदयपुर। और इन जरगा रागा पहाड़ी दोनों के बीच में
एक हरा भरा क्षेत्र आता है उदयपुर के आसपास, इस हरियाली वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है देशरो। देशरो, जैसे ये जरगा का पार्ट है और ये वाला पार्ट है रागा हिल्स या रागा पहाड़ी, तो उदयपुर में जरगा रागा पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को देशरो कहा जाता है। ये हरियाली वाला क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा। देशरो को कई जगह देशरो पठार भी लिख दिया गया है क्योंकि ये चट्टानी भाग है, लेकिन देशरो का शाब्दिक मीनिंग होता है, देशरो का मीनिंग हरियाली वाला क्षेत्र, एक ग्रीनरी रीजन। तो ये आपको अलग से नोट करना है, देशरो। यह है उदयपुर में, यह है उदयपुर में जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य, जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाला क्षेत्र। हरियाली वाला क्षेत्र है। इसके बाद में जैसे ही हम उदयपुर से उत्तर की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। हालांकि राजसमंद से पहले उदयपुर की एक दो पहाड़ियां और बची हैं जिसको हम गोभी के नाम से देखेंगे, तो बाद में उदयपुर की पहाड़ियां कंप्लीट करने के बाद में हम देखेंगे राजसमंद की पहाड़ियों को। उदयपुर की जो लास्ट में कुछ प्रमुख पहाड़ियां जिसमें याद रखिएगा, एक तो गो से और एक बी से, यानी गोभी शब्द में एक तो रहेगी गो से गोगुंदा, गोगुंदा पहाड़ी जहां से राजस्थान की एक प्रमुख नदी है बेड़च, यह इसका नाम है आहड़ नदी या आयड़ नदी। आयड़ नदी इसका उद्गम होता है। जबकि दूसरी है बीछामेड़ा, बीछामेड़ा पहाड़ी, यहां से सोम का उद्गम होता है। जो माही वाले त्रिवेणी में जाके मिलती है बेणेश्वर के अंदर, तो इसका जो लोकेशन है ये भी उदयपुर के अंदर। अब जो कि उदयपुर के ऊपर की ओर राजसमंद की ओर मैंने बताया है, राजसमंद की ओर तीन पहाड़ियों का क्रम जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है कंटिन्यूस, जिसमें उत्तर की ओर जो पहाड़ियां हैं वो आती हैं बिजराल के नाम से, बिजराल पहाड़ी, उसके जस्ट नीचे दिवेर की पहाड़ी जो कि राजस्थान के इतिहास में अपनी एक बैटललैंड या युद्ध भूमि भी रही है, दिवेर के जस्ट नीचे खमनोर, खमनोर पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ियां हैं दिवेर पहाड़ी, खमनोर पहाड़ी, ये दोनों बैटललैंड या युद्ध भूमियों के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें खमनोर की ओर से मुख्य नदी निकलती है बनास। तो यहां से बनास का उद्गम, बनास जब उत्तर की ओर बहती है तो उसमें दो नदियां मिलती हैं, एक तो कैसे कोठारी और एक मिलती है खैसे खारी नदी। तो खारी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियों से, कोठारी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से, और ये नदियों के उद्गम यानी ब्रैकेट में लिखने के बाद इन सब की लोकेशन कहाँ रहेगी, राजसमंद के अंदर। राजसमंद के साथ ही अपना जो अरावली का नीचे वाला पार्ट था यानी दक्षिणी अरावली, ये कंप्लीट हो गया। फिर आता है मध्य अरावली यानी अजमेर की पहाड़ियां। अजमेर की पहाड़ियों के अंदर अजमेर सिटी की ओर स्थित जो पहाड़ियां हैं, ऊंची पहाड़ियां, ये हैं तारागढ़। अजमेर का वो पार्ट जो राजसमंद की ओर करते हुए है वहां है टोडगढ़। अजमेर के पश्चिमी अरावली सरपीला का रूप में है, वहां इसको नाम दिया जाता है नाग पहाड़ी, जहां से एक नदी भी निकलती है पश्चिमी राजस्थान में लूनी। तो अजमेर के अंदर एक तो है नाग पहाड़ी या लूनी का उद्गम, अजमेर सिटी में तारागढ़ पहाड़ी, और अजमेर के दक्षिण की ओर करते हुए इधर राजसमंद की ओर अजमेर का ही पार्ट है, वो है टोडगढ़, जो कि अजमेर या मध्य अरावली का ऊंचा भाग है। फिर इस वाले जो मुख्य अजमेर सिटी है उसमें तारागढ़, और अजमेर में अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो नाग पहाड़ियों के रूप में प्रसिद्ध है। और इनमें ऊंची चोटी टोडगढ़, दूसरे नंबर पे तारागढ़, और फिर रहेगी नाग। तो इसका मीनिंग इसमें आपको क्रम से लिख लेना है हाइट के अकॉर्डिंग। टोडगढ़, तारागढ़ और नाग पहाड़ी। इसमें जो टोडगढ़ पहाड़ी है ये अजमेर में,
तारागढ़, ये भी एज इट इज अजमेर, और नागपाड़ी अजमेर। नाग पहाड़ियों के ब्रैकेट में लिख देना लूनी का उद्गम, ताकि आगे आपके जो एक चैप्टर आएगा राजस्थान का जो अपवाह तंत्र या नदियां होते हैं उसके जो उद्गम है वो लगभग आपको यहाँ पे याद हो जाए पहाड़ियों के साथ। इसके बाद में हम देखते हैं अजमेर के जस्ट ऊपर की ओर जयपुर के आसपास। तो जयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां है उसमें ज्यादातर में क्या शब्द यूज होगा, डूंगर और डूंगरी। जैसे जयपुर सिटी के अंदर मोती डूंगरी, मोती डूंगरी जयपुर। जयपुर सिटी के अंदर ही आता है झालाना डूंगरी। जो लेपर्ड प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है, यानी तेंदुआ परियोजना या तेंदुआ संरक्षण के लिए, यह भी जयपुर के अंदर। जयपुर से कुछ दूरी पर जो बैराट वाला पार्ट है, वहां बैराट सभ्यता जो विराटनगर में खोजी गई है, वहां कुछ पहाड़ियों पे रिसर्च हुए हैं, उनको नाम दिए गए। जैसे महादेव, महादेव डूंगरी, महादेव के बेटे गणेश, गणेश डूंगरी। भीम के नाम से भीम डूंगरी। एक नाम दिया गया है बीजक, तो बीजक डूंगरी। तो ये महादेव, गणेश, भीम, बीजक ये सब स्थित हैं जयपुर। लेकिन ये जयपुर वाली ये पहाड़ियां बैराट सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है, बैराट सिविलाइजेशन के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर के अंदर जहां जयगढ़ फोर्ट है वो प्रसिद्ध है चील के टीले के रूप में, तो उसे चिल्ह का टीला या ईगल हिल्स के रूप में जाना जाता है। तो ईगल हिल्स, या चील का टीला, ये स्थित है जयपुर में। इसके बाद में नेक्स्ट बरवाड़ा के पहाड़ी या बरवाड़ा हिल्स, ये भी जयपुर में आती हैं। लेकिन एक पहाड़ी आती है सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, जो चौथ माता मंदिर और सीसा जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो बरवाड़ा से मिलता जुलता एक नाम रहेगा चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा ये सवाई माधोपुर में क्यों प्रसिद्ध है? चौथ माता मंदिर के लिए, और सीसा जस्ता भंडारण के लिए। सीसा जस्ता भंडारण के लिए एक जयपुर में पहाड़ी आती है बाबा के नाम से, बाबा के आगे ई लगाना है, बाबाई हिल्स। और एक शेखावाटी की ओर आती है झुंझुनों में बाई हिल्स के नाम से। यानी आगे वाला शब्द है ये तो कॉमन है, बाई, पहले में बाई और दूसरे में बबाई। तो जो बा वाली है वो तो है जयपुर के अंदर, और जो नेक्स्ट है वो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। फिर जयपुर से कुछ पहाड़ियां हैं जहां से अंतः प्रवाही नदियां उद्गमित होती हैं, जिसके अंदर एक तो आती है सेवर की पहाड़ी। सेवर एक स्थान भी आता है भरतपुर में जो सरसों अनुसंधान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन सेवर पहाड़ी जो जयपुर में साबी नदी का उद्गम। सेवर पहाड़ी यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? साबी। एक आती है मनोहरपुर, मनोहरपुर हिल्स या मनोहरपुर की पहाड़ी, यहां से निकलती है मेंथा या मेंढा। मेंथा या मेंढा का उद्गम ये भी जयपुर में स्थित है। इसके बाद में है बैराट की पहाड़ी, बैराट हिल्स। बैराट हिल्स से निकलती है बाणगंगा। बाणगंगा का उद्गम ये भी जयपुर में स्थित है। एक कॉन्सिडेंट है कि इन नदियों का स्टार्टिंग नेम और पहाड़ियों का स्टार्टिंग नेम मैच होता हुआ है। तो सेवर वाली सह से साबी, मनोहरपुरा वाली मै से मेंथा, और बैराट वाली बाणगंगा। यानी नदियों का स्टार्टिंग नेम और पहाड़ियों का पहला शब्द है वो लगभग मैच है।
तो ये जो 3 नदियां हैं प्रमुख जयपुर की, और ये तीनों प्रमुख पहाड़ियां जयपुर की। जयपुर के उत्तर की ओर चलते हैं सीकर, तो सीकर के अंदर भी अरावली की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, जैसे खंडेला की पहाड़ी, जैसे खंडेला पहाड़ी सीकर, ये प्रसिद्ध है यूरेनियम भंडारण। और राजस्थान की तोरावाटी के नाम से एक प्रमुख नदी निकलती है कांतली, यानी उसका कैचमेंट एरिया तोरावाटी कहलाता है। कांतली का उद्गम, इसी क्षेत्र में एक पहाड़ी आती है मालखेत की पहाड़ी, मालखेत पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट एज इट इज रहेगा आपका, वापस रिपीट होगा सीकर। एक पहाड़ियां होती हैं आपके हर्ष की पहाड़ी, जहां हर्षनाथ जी का मंदिर है सीकर। एक राजस्थान में जहां पहाड़ियों के आगे नाथ लगते हैं वो सामान्यतः अलवर की ओर। एक हालांकि कमलनाथ शब्द यूज किया था अपन ने उदयपुर में, कि मैंने बताया था कि आपको जो कमल जो सामान्यतः कीचड़ में खिलता है, अरावली की 16 ऊंची चोटियों में एक नाम था कमलनाथ, तो वो कमलनाथ उदयपुर में, बाकी नाथ आपके अलवर के अंदर। तो यहां रहेगा आपका हर्षनाथ के नाम से पहाड़ी। तो हर्षनाथ जो मंदिर है वो तो है सीकर में हर्ष पहाड़ियों पे, और हर्षनाथ के नाम से जो पहाड़ी है वो है अलवर में। तो हर्षनाथ हिल्स, हर्षनाथ पहाड़ी, ये अलवर में। इसके बाद में अलवर की और प्रसिद्ध जो पहाड़ी है उसमें एक उदयनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी, जहां से रूपा रेल या जो वराह नदी है, रूपा रेल का ही दूसरा नाम, उस नदी का उद्गम होता है, यह भी अलवर में। नेक्स्ट अलवर की ओर स्थित बहरांच पर्वत, ये सुमेलित करने वाली पहाड़ियों के अंदर दिए जाते हैं। यानी एग्जामिनर एक तो एग्जाम में पहाड़ियों को हाइट के अकॉर्डिंग पूछता है, और एक उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग, यानी पहाड़ी का नाम और उसके आगे जिले का नाम, तो उसके अंदर ये नाम दिया जा सकता है बहरांच अलवर की ओर। इसके अलावा अरावली के कुछ पार्ट, जैसे कि अरावली से तिरछा फैला हुआ जो भाग है, टेढ़ा फैला हुआ भाग है, उसको बूंदी की ओर कहते हैं आडावाला पर्वत, या इसको आरावाला भी लिखते हैं, आरावाला पर्वत। तो आरावाला पर्वत है बूंदी में। और भीलवाड़ा की ओर पहाड़ियां होती हैं बीजासन की पहाड़ी, एक बीजासन के नाम से अपना टेम्पल या मंदिर भी आता है, बीजासन माता, जो इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर स्थित है। तो मंदिर अलग है और बीजासन की पहाड़ियां अलग है। तो इन दो पहाड़ियों को और लिख लीजिएगा। आरावाला, इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आरावाला या आडावाला पर्वत। आडावाला पर्वत ये रहेगा बूंदी के अंदर। और एक नेक्स्ट रहेगा बीजासन की पहाड़ी, बीजासन की पहाड़ी ये रहेंगे भीलवाड़ा। तो ये राजस्थान के अंदर जो अरावली और अन्य प्रमुख जो पहाड़ियां थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली। अब कुछ विशेष आकृति की पहाड़ियां और अरावली से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। और राजस्थान में अरावली के बाद में पूर्वी मैदान और हाड़ौती वाला पार्ट है, वो आपका बचा हुआ है इस पोर्शन में, जो हम नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे।